वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल फिजिक्स की पाठशाला। मैं भास्कर सर आज फिर एक बार जुड़ चुका हूँ वर्क का लेक्चर नंबर 3 के साथ। आई होप सबने लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा होगा और सबको मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 वर्क का करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। फिर हम लोग कुछ एनर्जीज को देखेंगे जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को। तो आइए हम लोग मिलके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसको आपको आज समझना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। आइए मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वर्क डन बाई इट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। समझाता हूं क्या मतलब है। देखो, जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन है। इस ब्लॉक को मैं ऐसे लेके गया, फिर ऐसे 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 घुमाते हुए फाइनली यहाँ पे लेके पहुंच गया। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं ना कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी पाथ से ले जा रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वर्क जो होता है वो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हुआ एच। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या पूछा जाए, वर्क डन बाई ग्रेविटी दैट इज एम जी। ठीक है, तो आप किसमें क्या बोलेंगे, माइनस एम जी एच। मैं माइनस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वर्क डन माइनस फोर्स क्या है, एम जी, डिस्प्लेसमेंट है एच। ठीक है, तो ऐसे फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका वर्क डन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कोई भी पाथ से ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट लेना है। वर्क डन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, पाथ से कोई मतलब नहीं है मेरे को। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम। जैसे ये ब्लॉक है, ये ऊपर गया, ठीक है, और वापस से नीचे आ गया। ठीक ना, ऊपर गया और वापस से क्या हो गया, ब्लॉक नीचे आ गया दोस्त। ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। पूछा गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो इसमें जीरो होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो। इसको एक और लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है कि अगर मैं घुमा के उसको वहीं पे लेके आ गया तो स्टार्टिंग और फाइनल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव में जीरो। नेक्स्ट देखिए, वर्क डन इज रिवर्सिबल। वर्क डन क्या होता है, रिवर्सिबल। ये टोटली रिवर्सिबल है। ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो, जो स्प्रिंग में फोर्स लगता है ना वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, समझ में आया। तो कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना है। ये बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन में आता है कि ड्राइव द डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव क्या है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो वर्क डन है ये पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क डन कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, ये पाथ का इंडिपेंडेंट नहीं होता। जिस पाथ से आप जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वर्क कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो ये एक ब्लॉक है, इसको मैं ना यहाँ लेके गया इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके गया। और दूसरे एग्जाम्पल में देखो, मैं इसको पहले आगे लेके गया और फिर इस जगह से मैंने इसको ना ऐसे पीछे लेके आया इस जगह तक। ठीक है, तो दोनों में देखो इनिशियल और फाइनल तो सेम है। एक में डायरेक्टली आगे लेके गया हूँ और दूसरे में आगे फिर पीछे। तो इसमें ना देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन लगेगा ना, पहले मैं आगे लेके जाऊँगा, फ्रिक्शन लगेगा। और मैं सेकेंड वाले केस में क्या किया हूँ, ज़्यादा आगे लेके गया हूँ फिर पीछे लाया हूँ। ठीक है, तो दोनों केस में जो फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो अलग अलग होगा। ऑल्दो इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम। नीचे वाले केस में, सेकेंड केस में मेरे को जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो वर्क है फ्रिक्शन का वो डिपेंड करता है पाथ पे।
पाथ ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन का वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्या बता रहा है कि अगर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो तो फिर वर्क जीरो नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव में। ठीक है, देखो अगर ये ब्लॉक है, ये इनिशियल है, इसको यहाँ लेके गए, फिर वापस से घुमा के इसको यहीं लेके आ गए, तो जाओगे इसको लेके तब भी फ्रिक्शन वर्क करेगा, तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जब पीछे लेके आओगे तब भी फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पे ना फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो आपका ज़ीरो नहीं होगा, ऑल्दो इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। बात समझ में आया? इसमें जो वर्क है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। क्लियर है? इसमें एनर्जी का लॉसेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स। क्लियर है? तो आई थिंक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्लियर होगा आपको। चलिए आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या है दोस्त, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। तो एनर्जी इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, क्या होता है एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा एनर्जी है, इट मीन्स दैट इट कैन डू मोर वर्क। ठीक है, एनर्जी का भी सेम यूनिट होता है जो वर्क का होता है, दैट इज जूल। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नेचर में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एग्जाम्पल है काइनेटिक, पोटेंशियल, स्प्रिंग, केमिकल, हीट, लाइट, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होते हैं। जिसमें से जो हमें इस चैप्टर में फ़िलहाल पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, काइनेटिक मेरे को अच्छे से समझना है, पोटेंशियल एनर्जी हमें अच्छे से समझना है, और स्प्रिंग एनर्जी हमें अच्छे से समझना है इस चैप्टर में। ठीक है, आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ रखा, बताओ तेज बच्चे हो तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऐसा एनर्जी जो बॉडी पोजेस करता है ड्यू टू मोशन। ऐसा एनर्जी विच इज पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। अगर एक बॉडी आगे चल रहा है, मोशन में है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वेयर एम इज मास ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड वी इज स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज अ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ा सा मैं और करता हूँ, इसको भी ध्यान समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाफ एम वी स्क्वायर मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करने से? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बताओ एम और एम मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, नीचे क्या दिख रहा है, 2m। ये बताओ एम स्क्वायर भी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम भी का होल स्क्वायर बाई 2m। एम भी कुछ याद आ रहा है क्या, एम भी क्या होता है, यस एम भी इज मोमेंटम। मास और स्पीड मिलके क्या बनते हैं, मोमेंटम। तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। आपको इसको याद रखना है। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई? यहाँ से आप जरा मोमेंटम निकालिए, तो पी स्क्वायर क्या आएगा, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2m काइनेटिक एनर्जी, तो पी क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। इसे भी आपको याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और p क्या आएगा, रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, समझ गए? ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग एनर्जी समझने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ऐसा एनर्जी जो बॉडी में पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है ना कि अगर किसी बॉडी का शेप साइज को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो ये लाइन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन ही नहीं होता है। बात समझ में आया? ठीक है,
तो पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसा फोर्स अभी एग्जांपल में बताए थे, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग समझने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये समझना है। नेक्स्ट हमको सीखना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है बताओ दोस्त, स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा सुना था कि 9th क्लास में फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी कभी सुना है? नहीं सुना है, होता ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता है। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, राइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाएगा, यू आई माइनस यू एफ। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यू आई, ठीक है, क्लियर है? ओके, आइए हम लोग सीखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये हमारा सरफेस है, ये ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर mg लग रहा है नीचे। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को कुछ हाइट तक लेके चले गए, इसको ऊपर की तरफ खींच के h हाइट लेके चले गए, ठीक है। तो जैसे ही h हाइट ऊपर लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे ना कुछ वर्क जो है वो ग्रेविटी करेगा, ठीक है। कितना वर्क ग्रेविटी करेगा निकाल सकते हो ना, देखो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। फोर्स क्या है mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है h, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा माइनस mgh। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मैं बताया था कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किसके इक्वल होता है, यू वाई माइनस यू एफ। ये इनिशियल पोजीशन है, राइट सर, ये मेरा ब्लॉक का फाइनल पोजीशन है, राइट सर। ग्रेविटी का वर्क डन कितना बताओ, माइनस mgh। अब देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, रेफरेंस। तो ये जो ग्राउंड लेवल है ना इनिशियल, इसको हम लोग रेफरेंस में इसका पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मानेंगे। कितना मानेंगे, ज़ीरो। इसको मैं ज़ीरो माना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस mgh इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू एफ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mgh। इसका मतलब इस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो याद रखना, अगर एक ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके गया h हाइट तक, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो mgh होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो रेफरेंस है बेस लाइन, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं ज़ीरो। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस लाइन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। रेफरेंस लाइन आप कहाँ ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना, ओके। एक चीज़ आपको और बतला दूँ, देख लो यहाँ पे कि अगर ये रेफरेंस लाइन है, ये सपोज एट ये मेरा क्या है रेफरेंस लाइन, तो इस पे रेफरेंस लाइन पे मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगा। इसके ऊपर रेफरेंस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और रेफरेंस लाइन के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, और रेफरेंस लाइन पे क्या लिया जाएगा, ज़ीरो। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं क्या बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो ये सोचो क्या कि अगर कोई डिफरेंट रेफरेंस लाइन लेगा तो फिर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। देखो इसको भी ध्यान समझना, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना दोस्त, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन। और हमेशा लोग ना चेंज ही निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, और जो चेंज है ना वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैसे, आइए समझा देते हैं। देखो, हमने रेफरेंस लाइन इसको लिया, ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है, इसको मैं h हाइट ऐसे ऊपर लेके गया। ठीक है, तो इस जगह का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, यहाँ तो ज़ीरो होगा ना, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। ठीक है, क्लियर है। देखो, अगर सपोज दैट ना मैं रेफरेंस ना यहाँ ना लेके, मैंने इसमें क्या निकाला, देखो इसमें मैंने चेंज निकाला है। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस इस जगह को ना लेके सपोज दैट इस जगह को लेता हूँ, इस जगह को, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मेरा रेफरेंस क्या है, ये है इस बार। ठीक है, रेफरेंस मेरा ये है, तो ये मेरा इसका ज़ीरो हो जाएगा। इस जगह का जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये क्या होगा मेरा नेगेटिव में, और इस जगह का क्या होगा मेरा पॉजिटिव में। जब ना आप चेंज निकालोगे ना, चेंज डेल यू, तो वो वापस से क्या होगा, सेम आ जाएगा जो मेरा पहले आया था। ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस लाइन के इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपको क्या दिख रहा है कि स्प्रिंग है, ये अपने नेचुरल पोजीशन में अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, ठीक ना, अनस्ट्रेच्ड। तो अगर इसका शेप साइज चेंज नहीं किया गया है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बट मैं इसको क्या करूं, एक्स अमाउंट खींच दूं, क्या करूं, एक्स अमाउंट खींच दूं, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला अगर आप इसको ना एक्स अमाउंट कंप्रेस कर दोगे तो भी सेम फॉर्मूला होगा। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलोंगेशन या कंप्रेशन को। ठीक है, आप एक्स अमाउंट खींचो तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स अमाउंट अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो भी उसमें एनर्जी क्या स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको याद रखनी है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। आइए समझते हैं कि कैसे ये हाफ के एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, देखो ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक है, तो जब आप स्प्रिंग को ना ये पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करते हो तो इसमें स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी। बात समझ में आई। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, पढ़ा था ना। इसका ग्राफ क्या आएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन आएगा, वो भी ऐसे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, क्योंकि माइनस है ना। देखो अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकालूं, क्या निकालूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स क्या होगा, के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं, ये वाला एरिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं बताया था पहले लेक्चर में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ माइनस के एक्स इंटू एक्स, तो क्या आएगा दोस्त, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इट मीन्स दैट वर्क डन बाई स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग कैसा फोर्स है वो, स्प्रिंग फोर्स, अभी बताया था कंजर्वेटिव। तो इसका जो वर्क होगा उसको मैं कैसे दे सकता हूँ, यू आई माइनस यू एफ। इनिशियली खींचने से पहले स्प्रिंग कैसा था, नेचुरल लेंथ में था, तो जब नेचुरल लेंथ में था तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। खींचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी यू एफ था, तो यहाँ से यू एफ क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन भी हो गया। क्लियर है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर दोस्त, इलोंगेशन या कंप्रेशन को। ठीक है, और अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछा गया है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। ओके, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए सॉल्व कीजिए, बताइए। क्वेश्चन पढ़ो, आपको दिख रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है दैट इज 4:1। दो बॉडी है जिसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा, मोमेंटम का रेशियो पूछा है। तो जल्दी से बताओ, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या सिखाया मैं, रूट अंडर
2m काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को रेशियो निकालना है ना P1/P2, टू बॉडीज है ना, ठीक है, टू सिमिलर बॉडीज है, ठीक है, सिमिलर नहीं है, इसका मासेस का मेरे को रेशियो निकाल सकते हो, देखो सिंपल है, √2m1 काइनेटिक एनर्जी 1, 2 के लिए क्या लिखोगे, √2m2 काइनेटिक एनर्जी 2, 2 से 2 कैंसल, P1/P2 क्या आएगा, √ पूरे को ले लो m1/m2, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है Ke1/Ke2, क्या दे रखा है दोस्त, 4:1, तो यहाँ पे रख दीजिए 4:1। क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर मोमेंटम्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट P1 इज इक्वल्स टू P2, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा m1/m2, 4 का रूट 2 और 1 का 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा m1 और m2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर करो, तो 1/4, आंसर डी दिल्ली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा, आपको इसको अच्छे से समझना है, सॉल्व करना। देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन अ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 200% इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, देखो दोस्त काइनेटिक एनर्जी क्या होता है P²/2m, तो अगर P को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा ना, बात समझ में आई। तो कैसे बनाए ऐसा क्वेश्चन को, देखो परसेंटेज का कभी भी क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिएगा ना, इनिशियल को 100 ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, इनिशियल को 100। क्या बोल रहा है, मोमेंटम को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 200%, तो क्या करो उसमें 200 जोड़ दो, तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा दोस्त 300। याद रखोगे इनिशियल को क्या लोगे 100, अगर बोलेगा 10% 20% बढ़ गया तो 20 जोड़ दो, बोलेगा 20% घट गया तो 20 क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, याद रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 200% बढ़ गया तो मैंने क्या किया 200 जोड़ दिया, फाइनल मोमेंटम आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, राइट। यहाँ पे क्या कीजिए, काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखिए, ठीक है। तो के और पी में क्या रिलेशन है, के पी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे लिखूंगा PF² माइनस PI² बाई PI² इंटू 100। मैं ना देखो यहाँ पे 2m नहीं लिख रहा हूँ दोनों के नीचे, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 2m, ठीक है, ओके। PF कितना है दोस्त 300, तो 300 का स्क्वायर, इनिशियल कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे 100 का स्क्वायर इंटू 100, सॉल्व कर लोगे, देखो ये इसे कैंसिल हो गया, यहाँ देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, A² माइनस B², क्या होता है A प्लस B, दोनों को जोड़ के लिखो 300 प्लस 100 400, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखो 200 बाई 100, क्या आ जाएगा आंसर 800। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हूँ मैथ्स का, A² माइनस B², A प्लस B एंड A माइनस B, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। कैसे बनाया मैं, इस प्रोसेस को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 44%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये भी सेम उसी टाइप से, कैसे बनाओगे, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो 44% इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा 144, 44 ऐड कर दिया। मेरे को इस बार क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई इनिशियल मोमेंटम इंटू 100, राइट सर, ओके। बताओ, मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन बताया था ना, P इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी, तो P किसके प्रोपोर्शनल है दोस्त, तो P इज प्रोपोर्शनल टू √अंडर काइनेटिक एनर्जी। तो जहां आपको PF दिख रहा है वहां पे क्या रखिए, √अंडर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल दिख रहा है तो √अंडर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई
रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100 सॉल्व कर दें। आइए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं। बताइए रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या था 144, इनिशियल क्या था 100 बाई इनिशियल 100 इंटू 100 क्या आएगा 12 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100। ठीक है, कितना परसेंट आ जाएगा 20%। देखो 0 0 कट गया, 2 इंटू 10 20%। समझ में आया? ओके, आइए एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पढ़ो सॉल्व करो कि एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको हमने ना 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया। कितना सेंटीमीटर कंप्रेस किया 1, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है u। तो फॉर्मूला क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, और वहां पे मैं क्या लूंगा 1। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ इट इज फर्दर कंप्रेस्ड बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इट इज फर्दर कंप्रेस्ड बाई 3 सेंटीमीटर देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले ध्यान से समझना, पहले मैंने कितना कंप्रेस किया 1, उसके बाद फिर 3 कंप्रेस कर दिया, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया। तो जो टोटल कंप्रेशन हो गया वो 4 सेंटीमीटर हुआ ना दोस्त, क्योंकि पहले मैंने 1 कंप्रेस किया और फिर 3 कंप्रेस किया, तो कितना कंप्रेशन हो गया 4। तो एनर्जी कितना आ जाएगा हाफ के, और डिस्टेंस कितना हो गया कंप्रेशन x 4। तो ये आ जाएगा आपका कितना 16 के बाई 2। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज पूछा है ना, तो मैं क्या करूंगा फाइनल से इनिशियल को सबट्रैक्ट कर दूंगा। ये 16 के बाई 2 माइनस ये कितना है दोस्त के बाई 2, के बाई 2 दैट कम्स आउट टू बी 15 के बाई 2। ठीक है, इसको मैं u के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखो u किसके इक्वल है k बाई 2, तो ये जो टर्म है ना k बाई 2, k बाई 2 क्या बन जाएगा u। तो आंसर क्या आ जाएगा डी दिल्ली। क्लियर है, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप स्टडी। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में। ओके।